अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शेयर मार्केट का बेसिक चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें अपन बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर बोलते किसको है, शेयर की एनालिसिस में क्या क्या होता है, क्यों हमको शेयर की एनालिसिस करना, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा कि एक मामूली सा जो बंदा है, जो मामूली सा आदमी है, जिसको कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, वो भी समझ जाए। ठीक है, ऐसे अंदाज में मैं इंशाल्लाह ताला शेयर मार्केट को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन आवर वीडियो। उसके लिए अपन जाएंगे वाइट बोर्ड पे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वाइट बोर्ड पे और आपको आसान भाषा में इंशाल्लाह ताला बेसिक्स ऑफ शेयर बोलते किसको, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, शेयर को स्टॉक भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम स्टॉक भी है, शेयर भी है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों, शेयर बोलते हैं ओनरशिप को। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो हिस्सेदारी। ठीक है, जमील भाई आप क्या बोल रहे हो भाई, ओनरशिप हिस्सेदारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह ताला आप क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। किसको शेयर बोलते आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सब्र करो। तो दोस्तों, मान के चलो, एक मिसाल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। आप है, आपसे मुखातिब करूँ, आप है, आप एक इरादा करें कि आपको XYZ होटल के नाम से एक कारोबार शुरू करना है। बेसिकली आपको एक होटल शुरू करना है, रेस्टोरेंट शुरू करना है, जिसका नाम होगा XYZ होटल। ठीक है, और आपने इरादा किया, प्लान किया, और आपने मार्केट में तहकीक की। ये होटल खोलने के वास्ते आपको चाहिए 1 लाख रुपए, यानी कि मार्केट में डालना होटल बोल तो 1 लाख रुपए चाहिए आपको, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ है 25,000 रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपये निकाल दो तो बचे कितने, 75,000 रुपये। यानी कि आपको 75,000 रुपये की ज़रूरत है होटल खोलने के वास्ते। तो आप जो है, आपके पास 2 तरीक़े हैं ये 75,000 रुपये को हासिल करने के वास्ते। ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन है आपके पास, दूसरा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बाद में समझेंगे, पहले ऑप्शन 1 पे आते हैं। ऑप्शन 1 आपके पास क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है, आप बैंक के पास जाओ, आप बैंक के पास जाओ और बैंक के मैनेजर से मिलो। कौन से भी एक बैंक को पकड़ लो और बैंक के मैनेजर को बोलो, भाई मेरे को जो है XYZ होटल के नाम से एक होटल खोलना है, जिसकी कॉस्ट मुझे आ रही 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये है। तो बैंक का मैनेजर बोलता है, ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम, हम आपको 75,000 का लोन दे देंगे। लोन आपको सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन बदले में आपको जो है लोन के साथ साथ 20% का इंटरेस्ट लगेगा, और जो 25,000 रुपये आपके पास ऑलरेडी थे, वो अमाउंट आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी अमाउंट का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप ये लोन नहीं चुका सके, तो 25,000 रुपये बैंक पूरा हक हासिल कर सकता है कि वो ले ले आप कन से एक माने में छीन ले। ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है भाई बोल के 1 लाख रुपए का लोन आपने उठा लिया बैंक से, आपने होटल खोल ली। अब यहाँ पर देखो, आपने होटल खोल ली, होटल आपने चलाई, तो आपको होटल चलाने पर आपको सबसे पहले आपकी वर्करों की सैलरी निकालना है।
आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड है, आपको जो सामान है, मेंटेनेंस है, वो सारी कॉस्टिंग निकालनी है आपको उस पैसों में से जो भी आप कमाओगे। प्लस आपको जो है लोन जो आपने बैंक से लिया उसकी ईएमआई चुकानी है। प्लस आपको 20% इंटरेस्ट, यानी कि 75,000 का 20% हुआ लगभग 15,000 रुपये। ठीक है, 15K यानी कि 15,000 के इंग्लिश में हज़ार को बोलते हैं, ऐसा समझ लो। 15,000 रुपये आपको देना है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको प्रॉफिट भी निकालना है आपके लिए, यानी कि आपका घर चलाने के लिए, आपका आपको घर में पैसे देने के वास्ते आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, आपको वर्करों की सैलरी देना है, कॉस्टिंग निकालना है, लोन की ईएमआई भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, फिर अपने लिए कुछ निकालना है। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपके जो 25,000 रुपये आपके पास थे वो भी बैंक आपको ले लेगा। यानी कि अगर आप 2 या 3 ईएमआई कोलैप्स करे बोल तो ख़त्म, बैंक वाले आपके घर पे आ जाते, आपके 25,000 रुपये भी ले लेते। ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? आप जो है मिस्टर ए, यानी कि आपके पास 25,000 रुपये है, आप कुछ ऐसे बंदों को पकड़ो जो आपके 75,000 रुपये आपके साथ लगाए। और मान के चलो आपने जो है 3 बंदों को पकड़ा, जमील, शकील और रहीम। ठीक है, ये 3 बंदे हैं, राज़ी हो गए आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। और ये 3 बंदे बोले कि ठीक है आप कारोबार शुरू करिए, हम आपको 25,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो आपने तीनों से 75,000 रुपये और आपके 25,000 रुपये दोनों मिलाए तो आपके 1,00,000 रुपये यहाँ आपको मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा आपसे सवाल है, जब आपकी XYZ होटल खुल जाएगी तो क्या आप ही की होटल होगी वो? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 बंदे आपके साथ यहाँ पर जुड़ गए जो बराबर के आपके साथ हिस्सेदार हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट किया। ओनरशिप डाइल्यूट करना यानी कि अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचना, पैसों के खातिर अपनी हिस्सेदारी को बेचना। तो जब XYZ होटल में चलेगी, उसको प्रॉफिट होगा, मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट होगा, तो क्या वो आप ही का प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये? नहीं, आपका प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये। क्यों 2,500 रुपये होगा? क्योंकि आपकी हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 25% है और बाकी के 7,500 बराबर में जमील, शकील, रहीम बांट लेंगे, क्योंकि उनकी भी हिस्सेदारी 25% ईच है। ठीक है, तो अब ये XYZ होटल के कितने शेयर हुए? 4 शेयर हैं, जिसमें से 1 शेयर जो है आपका है और उसका प्राइस है 25,000 रुपये। ठीक है, बाकी के 3 शेयर जो है, एक के पास, जमील के पास 1 है, शकील के पास 1 है, रहीम के पास 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब इसको लिंक करो शेयर मार्केट से। यहाँ पर फ़ायदा क्या है? ठीक है, यहाँ पर मेरा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा रिस्क मैनेज हो जा रहा, रिस्क मिटिगेट हो जा रहा। कैसा मिटिगेट हो रहा? अगर खुदा ना खास्ता यह XYZ होटल कल के दिन नहीं चली तो मेरा रिस्क जो है तीनों में भी बढ़ जाएगा। मेरे 25,000 रुपये के साथ साथ तीनों के 25,000 रुपये भी लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी, क्या मुझे यहाँ पर लोन की EMI देना है? नहीं, क्योंकि सौदे में बात हुई नहीं, मैं ना तो मैं किसी से कर्जा लिया। क्या मुझे इंटरेस्ट यहाँ पर बनना है? नहीं। क्यों? इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, मेरा रिस्क भी मैनेज हो जा रहा,
मेरे को लोन की ईएमआई भी बनना नहीं है, इंटरेस्ट भी देना नहीं है। चौथी चीज़, अगर आपको पार्टनरशिप से हटना है, मान के चलो अगर आपने 5 साल काम किया, 5 साल मेहनत की और आप बोर हो गए, नहीं रे भाई मेरे को जो है नहीं होना ये, मेरे से हो रहा नहीं है बहाना, मैं ये पार्टनरशिप से हटना चाहता हूँ। तो जमील शकील रहीम बोले ठीक है भाई, पार्टनरशिप से हटना चाह रहे तो आप क्या करो, आप जो है एक ऐसे बंदे को पकड़ो जो आपकी हिस्सेदारी खरीदे। ठीक है, 5 साल आपने मेहनत की और अच्छा खासा मुनाफा कमाया और 5 साल के बाद XYZ होटल की वैल्यू मान के चलो 10 लाख रुपए हो गई। ठीक है, और आपने इरादा किया कि मैं अपना पार्टनरशिप छोड़ूंगा और मैं घर पे बैठूंगा, एंजॉय करूंगा। तो आप क्या करें, आप मार्केट में घूमे और आपको एक बंदा मिला रफ़ीक के नाम से। ठीक है, रफ़ीक बोला ठीक है भाई मैं आपकी पार्टनरशिप आपसे ख़रीदता हूँ, आपका प्राइस क्या है? तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, क्या आप इसको 25,000 में बेचोगे ये पार्टनरशिप को? नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए XYZ होटल की। तो आप बोलोगे देख बेटा रफ़ीक, जब मैं शुरू करा था उसकी वैल्यू थी पूरे बिज़नेस की 1 लाख रुपए, अब जाके हो गई 10 लाख रुपए। तो मैं मेरे शेयर के ऊपर यानी कि जो 25,000 का एक शेयर है उसके ऊपर मैं आपसे 2.5 लाख रुपए लूँगा। ठीक है, अगर रफ़ीक मान गया ठीक है रे भाई मैं 2.5 लाख रुपए देके आपसे ये ओनरशिप ख़रीद लेता हूँ, तो आपका शेयर जो है रफ़ीक को ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको जो है 25,000 रुपये के बदले 2.5 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सौदा यहाँ पर होगा, डील हो गई। तो आप लोग दोनों भी क्या करें, आप क्या करें, क्योंकि घर पे तो सौदा नहीं होता, तो आप क्या करें, एक एडवोकेट को पकड़े कार्रवाई करने के वास्ते। ठीक है, एडवोकेट क्या बोला, ठीक है भाई 5,000 रुपये मेरी फ़ीस है, मैं आपका शेयर रफ़ीक के नाम पे जो है ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है मिस्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एडवोकेट क्या करा, गया पेपरा बनाया, बॉन्ड्स बनाया, एफिडेविटा बनाया और एडवोकेट क्या करा, लेके गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस को। ठीक है, ये पूरी जो फिल्म चल रही है उसको तसव्वुर करो। ठीक है, और एडवोकेट वहाँ पर क्या करा, अरे आपके नाम से मिस्टर ए के नाम से रफ़ीक भाई के नाम पे जो है रजिस्टर कर दिया हिस्से को, शेयर को, XYZ शेयर को जो है हिस्से को रजिस्टर कर दिया, यानी कि वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अब ये रफ़ीक के नाम पे हो गई। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटी सही से हुई नहीं हुई वो कौन देखता, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखता। राइट, क्यों बोलते हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ा है, सबसे बड़ा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता कि भाई एक ओनर से दूसरे ओनर के पास ज़मीन गई नहीं गई और कुछ तो भी घपला हुआ कि नहीं, कब्ज़े हो रहे कि नहीं कब्ज़े हो रहे, तो उसको रोकना कैसा, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करना कैसा, वो सारी चीज़ें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर होती। आई एम राइट? अगर आप ज़मीन बेच रहे या रजिस्ट्रेशन कर रहे, यानी कि अगर आपकी हिस्सेदारी अगर आप बेच रहे, तो उसी तरह ये सारी चीज़ को जो है आप जो है शेयर मार्केट से मिलाओ। ठीक है, जो शेयर मार्केट में एडवोकेट हो गया ब्रोकर, आपका ब्रोकर क्या करा, आपकी प्रोसेसिंग करता, आपका शेयर रफ़ीक भाई को ट्रांसफ़र करने के वास्ते ब्रोकर होना। ब्रोकर कहाँ जा रहा, NSE BSE, एडवोकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जाता, ब्रोकर क्या है एक्सचेंज को जाता। एक्सचेंज क्या है अपने इंडिया में, दो ही छः, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE के पास जाके वहाँ से आपका जो शेयर है दूसरे जो बायर है उसको ट्रांसफ़र करता और उसका अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करता, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई आपकी सेबी। सेबी क्या करती, ये सारी एक्टिविटी सही से हो रही नहीं हो रही, अगर गलत से हो रही तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसा की जाए और उनको जो है उनके ऊपर केस कैसा ठोके, वो सारी चीज़ें लीगली सेबी देखती। सेबी ये देखती कि सारी एक्टिविटी सही से हो रही नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास दो ऑप्शन आए 75,000 रुपये हासिल करने के वास्ते, आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना पसंद करोगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? जाहिर सी बात है आप ऑप्शन 2 चूज़ करोगे। क्यों चूज़ करोगे? क्योंकि मुझे यहाँ पर रिस्क भी मैनेज हो जा रहा, मैं ना किसी का मुझे कर्जा फेरना है, ना मुझे इंटरेस्ट देना है, और किसी भी वक्त मैं अपनी हिस्सेदारी को दूसरे को बेच के मैं बाइज़्ज़त बरी हो सकूँ, यानी कि अपने हाथ धो ले सकूँ। अगर मेरे को बिज़नेस नहीं करना है तो मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये हिस्सेदारी को चूज़ कर सकता हूँ। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बैंक के पास जाऊँगा तो मुझे इंटरेस्ट भी देना है, EMI भी देना है, सैलरियाँ भी निकालना है, कॉस्टिंग भी निकालना है, मेरे लिए पैसे भी निकालना है, और साथ ही साथ जो है मेरे 25,000 रुपये रिस्क पे है। अगर खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कर सका तो ये 25,000 रुपये जो मेरे हाथ में है वो भी चले जाएंगे। तो इसीलिए इस्लाम में जो सूद हराम है, क्यों हराम है? क्योंकि वो एक जुल्म है जो है मुशरिकीन जो है करते थे मक्के में। इसीलिए सूद की आयतें, सूद हराम क्यों हुआ? इसीलिए हराम हुआ क्योंकि जब इंसान सूद में पड़ता है तो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है उसके माइंड पे, एक प्रेशर पड़ता, जिसकी वजह से वो अपने कारोबार पे भी फोकस नहीं कर सकता। इसीलिए जो है बैंक के पास ये कंपनीज नहीं जाते बल्कि आम पब्लिक के पास जाते, क्योंकि रिस्क भी मिटिगेट हो रहा, पब्लिक को इससे फ़ायदा भी हो रहा, अपने को पैसे भी मिल जा रहे। यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ भी उतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑल्दो कंपनीज बैंक से लोन उठाते, लेकिन उसकी एक अलग शक्ल रहती है। अपन इंशाल्लाह ताला फंडामेंटल एनालिसिस की डीप अगर अपन और जाएंगे तो वहाँ पर समझाता हूँ क्यों लोन उठाते और किस वजह से लोन उठाते और क्या है उसके रीजंस, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको शेयर का बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा, शेयर बोलते किसको। अब ये XYZ होटल के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करा। XYZ होटल के 4 शेयर हैं जो शुरू हुए थे 25,000 से, और उसके ओनर थे आप जमील शकील रहीम। आपने जो है 5 साल उसको होल्ड किया। उसके बाद आपने जो है रफ़ीक को बेचा। रफ़ीक का बेचने पर उसकी जो वैल्यू थी वो हो गई 25,000 से लेके उसकी वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये उसकी अब करंट वैल्यू है। ये पूरे एक्टिविटी हुई का एक्सचेंज में NSE BSE कौन करा? आपका ब्रोकर। और ये सारी एक्टिविटी सही हुई नहीं हुई वो कौन करा? सेबी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी, अब ये शेयर में बेसिक सा शेयर मार्केट में ये सारी चीज़ें आती। अब जैसा फंडामेंटल एनालिसिस और डीप में जाएंगे तो शेयर मार्केट में आपको बायर आता। बायर कौन है? रफ़ीक भाई। सेलर कौन थे? आप मिस्टर A, ठीक है। और ब्रोकर हो गया एडवोकेट। NSE BSE हो गया आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। और सेबी हो गया आपका रेगुलेटरी बॉडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये मिसाल से अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ भी पूछ सकते वहाँ पर।
और मेरी आपसे गुजारिश है फिर से ये वीडियो देखो। और ये बेसिक है दोस्तों, ये अगर आप पॉइंट नहीं समझे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सर के ऊपर से चले आते। और मैं कोशिश करा के आपको जो है आसान से आसान भाषा में समझाऊँ, ठीक है, आसान से आसान भाषा में समझाऊँ। ये मेरी कोशिश थी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वाली वीडियो समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर में शेयर एनालिसिस, उसके टाइप्स और कितने तरह की ट्रेडिंग होती, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।